Hello, my dear student. How are you? Today I am going to teach you about Gestalt psychology. Gestalt psychology as a system, main psychologist contribution in Gestalt viewpoint, and what are the new paradigms Gestalt psychology added in the field of psychology. The first, Gestalt psychology as a system. Gestalt psychology का विकास संरचनावाद के विरोध में हुआ। जैसा कि तुम जानते हो कि संरचनावाद की स्थापना टिश्नर ने की थी और संरचनावाद की मूल अवधारणा थी कि चेतन अनुभवों के को अलग अलग अनुभवों के रूप में बांटकर उसका अध्ययन करना। तो ये बांटकर अध्ययन करने का विरोध किया गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, किसी भी घटना, किसी भी उद्दीपन का जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसे अगर हम टुकड़ों में बांट देते हैं तो वो अपना मूल अस्तित्व खो देता है। उनकी मूल अवधारणा है कि मानव मन एवं व्यवहार का समग्रता में अध्ययन, मतलब एज ए होल अध्ययन होना चाहिए। गेस्टाल्ट शब्द एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ आकार की पूर्णता, कन्फिगरेशन ऑफ शेप, कोई भी शेप कंप्लीट पूर्ण है। गेस्टाल्ट शब्द का यही अर्थ है। और इसकी चौथी मुख्य बात है कि यह पूर्ण जो है, ये होल जो है, विभिन्न टुकड़ों के योग से अधिक होता है। कैसे? इसे एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे स र ग म, ये एक संगीत का आलाप है, मगर अगर स र ग म सबको अलग कर दिया जाए तो वो जो उसकी लय है वो टूट जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। जब वो एक साथ हम गाते हैं तो उससे जो धुन, उससे जो लय, उससे जो म्यूज़िक उत्पन्न होता है वो समग्रता में ही हो सकता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। एज ए होल हम प्रत्यक्षीकरण, हम किसी भी उद्दीपन को जब ग्रहण करते हैं, किसी भी घटना को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम एज ए होल कैसे ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल का जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, ये उदाहरण, ये प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया को मैं आपको पार्ट 1 में प्रत्यक्षीकरण में भी सब गेस्टाल्ट व्यू पॉइंट बताई थी, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन में सब बताई थी। फिर से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो गुलाब का जो फूल है उसका जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो वो अलग अलग नहीं होता है, पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ, उसके पराग, उसके डंडल, बल्कि हम एज ए होल सारी चीज़ों को मिलाकर जब हम उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं तभी वो एक गुलाब का फूल के रूप में हमें अनुभव होता है। ठीक उसी तरह मानव का चेहरा अगर हम देखते हैं किसी का, तो आँख, नाक, कान अलग अलग अगर देखेंगे तो वो मानव चेहरा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो गेस्टाल्ट व्यू पॉइंट का ये मूल अवधारणा है कि हम किसी भी चीज़ का जब प्रत्यक्षीकरण करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम ग्रहण करते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ग्रहण करती हैं, तो वो उन अलग अलग चीज़ों के योग से कुछ अलग स्वरूप, एक उससे भी अधिक बड़ा स्वरूप का चीज़ हमें उस दिखाई देता है। संरचनावादियों के साथ जो इनका मतभेद या संरचनावादियों से अलग कैसे है गेस्टाल्टवादी, जहाँ संरचनावादी उपागम जो है स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच, चेतन अनुभव की संरचना को विभिन्न अवयवों में, एलिमेंट में, अलग अलग अवयव में, चेतन मन की संरचना को अलग अलग अवयव में बांट करके उसका अध्ययन करता है। दूसरी ओर गेस्टाल्ट स्कूल किसी घटना या वस्तु को पूर्ण रूप में अध्ययन करने पर केंद्रित है। ये मूल अंतर है दोनों में। गेस्टाल्ट संप्रत्यय सभी चीज़ों पर लागू होती है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि ये सिर्फ प्रत्यक्षीकरण के ही क्षेत्र में लागू नहीं होती है। अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उपलब्ध जो भी हमारे सामने सेट हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी उपलब्ध हमारे सामने चीज़ें हैं, उन सबों में एक अलग तरीके का हम एक कोऑर्डिनेशन, एक अलग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं जिससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो कोहलर ने जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें
सुल्तान जो था, उसका चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था, उसने किस तरीके से अपने केले को प्राप्त करने के लिए, जो उससे दूर था, किस तरीके से उस परिस्थिति में जो भी उपलब्ध संसाधन थे उनका उपयोग कर उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया। उसके मन में एक आइडिया आया, एक इंसाइट आया। तो गेस्टाल्ट संप्रत्यय सभी चीज़ों पर लागू होती है, चाहे वह वस्तु हो, घटना हो, विचार हो, चिंतन प्रक्रिया हो, ह्यूमन रिलेशनशिप हो। हर घटना पर गेस्टाल्ट प्रिंसिपल या गेस्टाल्ट कॉन्सेप्ट लागू होती है, ये गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने कहा। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्य गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कौन कौन है। तो इसमें मुख्य 3 नाम हैं। पहला नाम है मैक्स वर्दाइमर, दूसरा है कर्ट कोफका और तीसरे हैं वोल्फ्गैंग कोहलर। वर्दाइमर, कोफका एंड कोहलर, जिसमें गेस्टाल्टवाद की स्थापना जो है वो वर्दाइमर ने की है। तो वर्दाइमर, जिनका जीवन काल 1880 से 1943 तक, 1880 to 1943 इनका लाइफ स्पैन है। इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की स्थापना की। इन्होंने अपनी शिक्षा फ्रैंकफर्ट में कर रहे थे। जब वो अपनी शिक्षा, उसी क्रम में उसी 5 फिनोमिनन, एक प्रकार की आभासी गति से वे परिचित हुए। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये 5 फिनोमिनन क्या है। हाँ, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, मैं पुनः इसे बताना चाहूँगी। 5 फिनोमिनन एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रपंच है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकाश बिंदु जो बिल्कुल पास होती है, उसमें एक के बाद दूसरा बारी बारी से जलता है, बुझता है। तो उस स्थिर प्रकाश बिंदु में गति का आभास होने लगता है। एग्जाम्पल अगर आप इसका समझिए कि शादी विवाह में अगर आप देखती हैं तो जो बिजली की सजावट होती है उसमें हमें लगता है कि कोई जो बिजली का जो एक अलग अलग बना हो रहता है, नमूना लगाया जाता है सजावट के तौर पर, हमें लगता है उसमें बिजली की जो वो है गति हो रही है। और गति का आभास इसलिए होता है कि वो बिजली के जो बल्ब लगे हुए हैं, पिछला बल्ब बुझ जाता है, अगला बल्ब जल जाता है, और ये दोनों जलने बुझने की जो समय सीमा है वो इतनी कम होती है कि वो दोनों चीज़ों को ग्रहण करने में हमारी आँखों का जो प्रत्यक्षीकरण होता है वो दोनों पिक्चर मिल जाता है, और उसमें मुझे एक गति का अनुभव होने लगता है। लग रहा है कि वो प्रकाश की बिंदु एक स्थान से चल करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है। इसे आभासी गति, मतलब इसका आभास होता है, वास्तव में वहाँ गति हो नहीं रही है, मगर हमारी ज्ञानेंद्रिय जब उस उद्दीपन को ग्रहण करती है तो वो एज ए होल इस तरीके से ग्रहण होती है कि उसमें मुझे स्थिर बिंदु में भी, प्रकाश बिंदु में गति का आभास होने लगता है। और इस अनुभव के आधार पर, इस प्रयोग के परिणाम के आधार पर वर्दाइमर ने ये साबित करने का प्रयास किया कि उद्दीपनों का योग जो है वो अलग अलग उद्दीपन की जो विशेषता है उसका योग जो है उस विशेषता से कुछ अलग होता है। एज ए होल की विशेषता पार्ट की विशेषता से कुछ अलग हो सकती है। मनोविज्ञान में प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत सबसे पहले गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने दिया, और बहुत ही विस्तृत और बहुत ही सटीक व्याख्या प्रत्यक्षीकरण की करती है ये गेस्टाल्ट सिद्धांत। 1912 में वर्दाइमर ने बताया कि किसी भी उत्तेजना का प्रत्यक्षीकरण उसके समग्र रूप का होता है। वस्तु के प्रत्यक्षण में गेस्टाल्ट का बहुत महत्व है। गेस्टाल्ट के प्रभाव से संपूर्ण चेहरे का प्रत्यक्षण होता है, न कि आँख, कान, नाक, मुंह या अलग अलग। अगर इसका हम प्रत्यक्ष करेंगे तो पूरी चेहरे का प्रत्यक्षण का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उसका अर्थ ही खत्म हो जाएगा। तो गेस्टाल्ट व्यू पॉइंट ये हमें बताता है कि जब भी हम किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करते हैं वो एज ए होल करते हैं, संपूर्णता में करते हैं, समग्रता में करते हैं, और तभी उसका अर्थ जो है वो विशेष होता है। और प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत में दूसरी मुख्य बात इन्होंने बताई आकार और पृष्ठभूमि, फिगर एंड बैकग्राउंड। अब ये फिगर एंड बैकग्राउंड क्या है? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो भी हमारा स्टिमुलस फील्ड है, जो भी स्टिमुलस है उसका जो फील्ड है, वो स्टिमुलस फील्ड उद्दीपन का प्रत्यक्षीकरण किसी न किसी आधार पर होता है। इसको और समझने का प्रयास करेंगे। उद्दीपन क्षेत्र के जिस भाग का हमें ज्ञान होता है
उसे आकार और जो भाग इस ज्ञान को उत्पन्न करने में सहायक होता है उसे पृष्ठभूमि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टेबल पर एक किताब रखी है तो यहाँ पर किताब जो है वो आकार हो गया और टेबल जो है वो पृष्ठभूमि हो गई। बैकग्राउंड हो गया, पृष्ठभूमि हो गई टेबल, और पृष्ठभूमि है तभी मुझे आकार का एहसास हो रहा है, आकार का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, फॉर्म का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, जिसे हम पुस्तक कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि अगर एक फर्श पर टेबल रखी हुई है तो यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर टेबल आकार हो जाएगा और फर्श प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि फर्श जो है वो अनडिफाइंड है और टेबल जो है उसका आकार प्रकार जो है डिफाइंड है। तो आकार जो एक फॉर्म होता है, डिफाइंड होता है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है, तो वो रूप ले लेता है, इसलिए उसे आकार कहते हैं। और पृष्ठभूमि जो है अनडिफाइंड होती है, फैला हुआ होता है, इसलिए उसे हम पृष्ठभूमि कहते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण के लिए आवश्यक है कि आकार का तभी हमें प्रत्यक्षीकरण होगा जब तक उसके साथ भूमि अटैच नहीं होगी। कभी कभी आप देखती होंगी कि अगर कोई ऐसा ब्लैक बोर्ड है जो धुंधला है, मतलब बहुत ब्लैक नहीं है, उस पर अगर हम वाइट से लिखते हैं तो बहुत क्लियर दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पृष्ठभूमि और आकार का जो कॉन्ट्रास्ट है वो ब्लर्ड है, कम है, इस वजह से वहाँ पर प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में आकार और पृष्ठभूमि के क्षेत्र में रूबिन ने बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। आपको याद होगा, आपको क्लास में हम लोग एक गुलदस्ता दिखाते थे जिसमें दो मानव चेहरा और कभी कभी दो मानव चेहरा दिखता था और कभी गुलदस्ता दिखता था। तो ये अध्ययन रूबिन ने किया था। आप अपने बुक में इसे इस चित्र को देख सकते हैं और इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने प्रत्यक्षीकरण के संगठन के कुछ नियम बनाए। कोई भी प्रत्यक्षीकरण में जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टिमुलस का, वो किस आधार पर होता है, उसको उन्होंने कुछ नियमों के आधार पर, कुछ सिद्धांतों के आधार पर, कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर समझाने का प्रयास किया है, जिसे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू माय फ्रेंड।